ये जो पढ़ाया गया है अब तक भाई, एक लेक्चर हुआ उसको लिख लीजिए तब आगे बढ़ा जाए। आपका हेडिंग डाल लीजिए संविधान, मैंने हेडिंग डाल लेना है कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान। लिखिए संविधान किसी देश की, संविधान किसी देश की नीतियों और सिद्धांतों यानी कि पॉलिसी एंड प्रिंसिपल, नीतियों और सिद्धांतों का, नीतियों और सिद्धांतों का संग्रह होता है, का संग्रह होता है। इसमें वे नियम उल्लिखित रहते हैं, इसमें वे नियम उल्लिखित रहते हैं यानी कि इसमें वो रूल दिए रहते हैं, इसमें वे नियम उल्लिखित रहते हैं जिसके द्वारा, जिसके द्वारा किसी देश का शासन, किसी देश का शासन चलाया जाता है यानी कि गवर्न किया जाता है। चलाया जाता है मतलब क्या, गवर्न किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए पॉलिटी या राज्य व्यवस्था। इंग्लिश में पॉलिटी कहते हैं, हिंदी में राज्य व्यवस्था। यानी कि राज्य व्यवस्था क्या है, लिखिए संविधान का व्यवहारिक रूप ही राज्य व्यवस्था होता है। यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को कंडक्ट में अप्लाई किया जाएगा, लिखिए संविधान का व्यवहारिक रूप ही राज्य व्यवस्था होता है, अर्थात, अर्थात संविधान सिद्धांत है, अर्थात संविधान सिद्धांत है तो राज्य व्यवस्था, तो राज्य व्यवस्था उसका व्यवहारिक रूप है, तो राज्य व्यवस्था उसका व्यवहारिक रूप है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, हेडिंग डालिए काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के प्रकार। हेडिंग डाल लीजिए काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के प्रकार। लिखिए संविधान दो प्रकार का होता है, संविधान दो प्रकार का होता है यानी कि टू काइंड्स होते हैं। पहला लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके फर्स्ट लिखिएगा अलिखित संविधान, अलिखित अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में अलिखित संविधान। दूसरा लिखिए लिखित संविधान, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा लिखित संविधान यानी कि संविधान दो प्रकार का होता है, पहला अलिखित और दूसरा आपका लिखित। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए संविधान का जन्मदाता देश, ये क्वेश्चन आ चुका है। संविधान का जन्मदाता देश इंग्लैंड है, यानी कि क्वेश्चन ये बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म कहाँ हुआ, तो आप क्या मारेंगे, इंग्लैंड। हाँ इंग्लैंड।
संविधान का जन्मदाता देश इंग्लैंड है, इसी लाइन में लिखिएगा। इंग्लैंड में अलिखित संविधान है, इंग्लैंड में अलिखित संविधान है। अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, अलिखित संविधान है। इंग्लैंड विश्व का एकमात्र देश है, इंग्लैंड विश्व का एकमात्र देश है जहाँ की अलिखित संविधान है। इंग्लैंड विश्व का एकमात्र देश है जहाँ अलिखित संविधान है। पैराग्राफ चेंज करिए भाई, हेडिंग डालिए लिखित संविधान। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए लिखित संविधान या रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन लिखिए। इसमें लिखित संविधान में, लिखित संविधान में किसी देश का शासन यानी कि गवर्नमेंट, किसी देश का शासन कैसे विनियमित किया जाएगा यानी कि कैसे रेगुलेट किया जाएगा, कैसे विनियमित किया जाएगा, इस बात का स्पष्ट उल्लेख, इस बात का स्पष्ट उल्लेख संविधान में किया जाता है। क्लियर कट उल्लेख रहता है। इस बात का स्पष्ट उल्लेख संविधान में किया जाता है। इसी लाइन में लिखना है। अमेरिका विश्व का ऐसा प्रथम देश है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। अमेरिका विश्व का ऐसा प्रथम देश है जिसने लिखित संविधान का निर्माण किया, जिसने लिखित संविधान का निर्माण किया। आइए देखा जाए, अगला पॉइंट लिखिए आप। देखिए आगे लिखिए भाई आपका। अब भारत के संविधान पर आ जाना है, लिखिए। हाँ, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। भारत के संविधान का निर्माण, भारत के संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को हुआ, यानी कि 26 नवंबर 1949। भारत के संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को हुआ। इस बात का स्पष्ट उल्लेख, इस बात का स्पष्ट उल्लेख संविधान की उद्देशिका में किया गया है। इस बात का स्पष्ट उल्लेख संविधान की उद्देशिका में किया गया है। अर्थात इसी लाइन में लिखिएगा। जब लाइन कहा जाए तब चेंज करिए, ऐसे नहीं। मैं बता दूंगा कि
जब लाइन चेंज करना हो तो हम कहेंगे कि पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, अभी इसी लाइन में लिखना। अर्थात भारत का संविधान, अर्थात भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को, यानी कि 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित हुआ, यानी कि एक्टेड हुआ, अधिनियमित हुआ, एक्टेड हुआ, इंग्लिश में एक्टेड कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हम सुबह पढ़ा रहे हैं उसमें जे में जो क्वेश्चन बना है कोरिलेट करके, वह यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन पर बना है। और क्वेश्चन ये यूपीजे ने बनाया था कि संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कब अधिनियमित हुआ, यानी कि कब बनकर तैयार हो गया, यानी कि इसका निर्माण किस तारीख को हुआ। तो वह डेट थी 26 जून 1945, यानी कि यूएनओ का चार्टर कब बनकर तैयार हो गया, एक्टेड कब हुआ। तो आपका क्या जवाब रहेगा, 26 जून 1945। यूपीजे में ये क्वेश्चन आ चुका है अधिनियमित। तो तुरंत अब कॉन्स्टिट्यूशन पर आ जाइए। भारत का संविधान एक्टेड कब हुआ, कब आपका निर्माण हुआ, तो गलत न हो। भारत का संविधान पूछे तो 26 नवंबर 1949। और यही क्वेश्चन आपका अगर अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिलेबस में पूछे और यूएनओ यानी कि हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ पूछ ले तो क्या मारेंगे, 26 जून 1945। याद रखिएगा। हाँ, सुबह बताया भी गया था भाई। आगे देखिए, आपका निर्माण हो गया तो नेम देखा जाता है। इस बार यूपीजे में आपका नेम से भी क्वेश्चन आया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शार्ट टाइटल कहाँ दिया गया है, यानी कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में हमारे दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो एक लाइन लिखिए, भारत भारत के संविधान का संक्षिप्त नाम, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, भारत के संविधान का संक्षिप्त नाम अनुच्छेद 393 में भारत के संविधान का संक्षिप्त नाम, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट टाइटल, संक्षिप्त नाम अनुच्छेद 393 में दिया गया है। रट कर जाएगा 393, यानी कि 393 में दिया गया है। अब क्या नाम होगा, तो भाई संक्षिप्त नाम क्या होगा, वही तो लगातार बताया जा रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि क्या नाम होगा, भारत का संविधान। इंग्लैंड का नहीं कहेंगे, अमेरिका का नहीं, किसका संविधान, भारत। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, भारतीय संविधान का प्रवर्तन या प्रारंभ, हेडिंग डाल लीजिए या ऐसे लिखिए, भारत के संविधान का प्रारंभ या आरंभ, आरंभ भी कहा जाता है, या ये भी कहा जाता है इन्फोर्समेंट डेट, यानी कि प्रवर्तन तिथि, ये भी पूछ सकता है। इन्फोर्समेंट डेट क्या है, तो लिखिए भाई आपका इसी लाइन में लिखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 394 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 394 में यह बताया गया है कि, बताया गया था भाई BHULL में एक क्वेश्चन पिछली बार आया था,
ये बताया गया है कि भारत का संविधान दो पार्ट में, दो भाग में लागू किया गया। भारत का संविधान दो भाग में लागू किया गया, दो बार लागू हुआ, दो भाग में लागू किया गया। लिखिए कुल 16 अनुच्छेद, इसी लाइन में अब लिखना है, कुल 16 आर्टिकल, कुल 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुए, यानी कि 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए। जबकि अन्य सभी अनुच्छेद, माने इसके अलावा, जबकि अन्य सभी अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। ये प्रवर्तन तिथि हो गया, यानी कि कब लागू हुआ, इन्फोर्समेंट डेट पूछा जाता है। कितने पार्ट में लागू हुआ, आपका 2 पार्ट में। अगली पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, लिखिए 26 जनवरी 1950 के पूर्व तक, 26 जनवरी 1950 के पूर्व तक, यानी 25 जनवरी तक, 26 जनवरी 1950 के पूर्व तक भारत का शासन, ये IAS में आ चुका है, भारत का शासन, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चला। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 यानी कि 1935 में कुछ संशोधन करके, बहू नहीं, कुछ बदलाव हल्का फुल्का लाया गया, कुछ संशोधन करके चलाया गया, कुछ संशोधन करके चलाया गया। पैराग्राफ चेंज करके अगला लिखिए, अनुच्छेद 395 के तहत, 95 लिखिए, अनुच्छेद 395 के तहत हमारी संविधान सभा ने, हमारी संविधान सभा ने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए दो कानूनों को, दो कानूनों को निरसित कर दिया, यानी कि रिपील कर दिया। दो कानूनों को निरसित कर दिया, यानी कि रिपील कर दिया, यानी कि समाप्त कर दिया। अब कौन कौन से कानून थे उसका नाम लिखिए। लिखिए पहला, फर्स्ट लिख लीजिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। और दूसरा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, स्वतंत्रता अधिनियम 1947, माने कि 1947। अब ये दो कानून भारत में इनफोर्स नहीं रहेंगे, याद रखिएगा। यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 1947। इस प्रकार जो सामान्य बातें थी आपका समाप्त हुई।
अब आपका सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का भी निर्माण बाद में बताया जाएगा। वर्तमान में जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं पूछल ले, वहाँ से हम शुरू करेंगे। और आर्टिकल जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो आपका 361 से लेकर और 395 तक, यानी कि सबसे पहले हम एकदम लास्ट में आएंगे। आपका 361 से लेकर कहाँ तक हम पढ़ाएंगे, आपका 395, मैंने लास्ट तक। फिर आपका जो चैप्टर वाइज चलेगा और एक एक चैप्टर वाइज चलेगा। इधर से वर्तमान में आपका ज़्यादा कंपटीशन में क्वेश्चन बनते हैं। इसका ये फ़ायदा होगा कि जब आप कंपटीशन में जाएंगे तो इधर की बातें गलत न हो। आइए आर्टिकल पहले भूमिका देखी जाए। आर्टिकल 361, अभी बैरक न देखिए, बैरक अभी नहीं पढ़ना है, पहले इसको समझिए। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। देखिए आपका समझना क्या है। आर्टिकल 361 में आपका प्रोटेक्शन दिया गया है, संरक्षण दिया गया है, यानी कि कुछ लोगों को आपका प्रोटेक्ट किया गया है या विशेषाधिकार दिया गया है। तो वह कौन, पहला तो क्वेश्चन यही मिला कि वह कौन कौन से लोग हैं जिसे प्रोटेक्शन दिया गया है। तो पहले हैं आपका प्रेसिडेंट भारत के, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रपति। और दूसरा गवर्नर, यानी कि राज्यों के राज्यपाल। तो क्या प्रोटेक्शन या क्या विशेषाधिकार इन्हें हैं, पहले विश्व स्तर पर देखा जाए तब भारत में आ जाता है। देखिए जहाँ तक विश्व स्तर की बात है, विश्व स्तर पर जो देश के प्रमुख होते हैं, लगभग सभी देशों के प्रमुखों को प्रोटेक्शन प्राप्त है कि जब तक वह पद पर रहेंगे कोई न्यायालय उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्यवाही नहीं की जा सकती, यानी कि आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन कब तक नहीं चलाया जा सकता, जब तक कि वह ऑफिस में है, ऑफिस यानी कि पद पर है। तो आर्टिकल आईएएस में भी जीएस में बना था पिछली बार, देखिए क्या बना था कि अनुच्छेद 361 के तहत किसको संरक्षण दिया गया है। उसमें ऑप्शन दिया था भारत के राष्ट्रपति को, राज्यों के राज्यपालों को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या जवाब रहेगा, दोनों को, क्योंकि राष्ट्रपति को भी भारत में प्रोटेक्शन दिया गया है और जो गवर्नर साहब हैं उनको भी। अब क्या प्रोटेक्शन है, अब ये देखना है, ध्यान से देखिएगा। भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के जो राज्यपाल हैं आपका, चूंकि ये हाथी के दिखाने वाले दांत होते हैं और खाने वाले जो दांत होता है हाथी का, वो मंत्रिपरिषद होता है। यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से ही, माने ये मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करते हैं, अपने विवेक से ज़्यादा कार्य नहीं करते। जो भी फैसला लिया जाता है वह मिनिस्ट्री लेती हैं, मंत्रिपरिषद लेती हैं। अतः मंत्रिपरिषद के कार्य के लिए ये जिम्मेदार नहीं होंगे। दूसरा जो आपका बैरकटाई बताया जाएगा कह कर कभी ऐसे ही समझिए, सामान्य बातें थोड़ा। दूसरा और तीसरा पॉइंट महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए कंपटीशन के लिए कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जब तक ये अपने पद पर हैं, देखिए जब तक ये अपने क्या है, पद पर, यानी कि जब तक ये राष्ट्रपति या गवर्नर हैं तभी तक इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं दायर किया जाएगा। यानी कि भारत में कहीं भी किसी भी थाने में इनके खिलाफ कोई एफआईआर या एनसीआर दर्ज नहीं होगी। लेकिन कब तक, जब तक ये क्या है, पद पर। और जैसे रिटायर हो जाएंगे, हट जाएंगे, तब संरक्षण नहीं। दूसरा देखिए,
और अगर कोई इन पर पहले से क्रिमिनल केस चल रहा है तो जब तक ये पद पर बने रहेंगे उस दौरान उस ड्यूरेशन में वो क्रिमिनल केस रुक जाएगा, यानी कि आपका उस क्रिमिनल केस में एक्शन रुक जाएगा, यानी कि न्यायिक कार्यवाही वहीं स्टे लगा दी जाएगी, स्थगित की जाएगी। यानी कि जिस तारीख को ये शपथ लिए अगर इनके खिलाफ पहले से आपराधिक मुकदमा चल रहा है तो वह मुकदमा चलता रहेगा कि रोक दिया जाएगा, रोका जाएगा। कब तक? जब तक कि ये पद पर क्या रहेंगे, बने रहेंगे। अब आप कहेंगे कि एक दो उदाहरण, तो उदाहरणों की भरमार लगी है। दो उदाहरण मैं अच्छा अच्छा बता रहा हूँ। एक आपका एमपी के राज्यपाल थे राम नरेश जी, उनका उदाहरण अच्छा माना जाता है। और एक कल्याण सिंह, चूंकि दोनों लोग अब गुजर गए हैं तो सम्मान के साथ उदाहरण दिया जाए। देखिए आपका भाई, एमपी में घोटाला होता रहता है। आपका मेडिकल घोटाला हुआ जिसे हम व्यापम घोटाला कहते हैं, बहुत चर्चा में था। व्यापम घोटाला खूब पैसा देकर और मुन्ना भाई एमबीबीएस लोग बन गए तो सुप्रीम कोर्ट अंत में रगड़ दिया और सबको बाहर कर दिया। अब कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी नहीं तो प्राइवेट प्रैक्टिस। तो सुप्रीम कोर्ट कहा कि प्राइवेट प्रैक्टिस भी आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप मुन्ना भाई क्या हैं, एलएलबी नहीं भाई। आप मुन्ना भाई एमबीबीएस हैं। एलएलबी वाले तो फर्जियों कर रहे हैं जाकर हाई कोर्ट में, कितने हैं जिसकी जांच ही नहीं है, और जाकर कोट पहन कर क्या कर रहे हैं समाज में और हाई कोर्ट में टहल ही रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो हुआ क्या कि ये भी उसमें शामिल थे और खूब पैसा कमाए। भाजपा की सरकार थी, कांग्रेस ने आंदोलन किया कि राज्यपाल के खिलाफ मुकदमा हो। एफआईआर दर्ज हो गया राज्यपाल के खिलाफ। फिर मामला हाई कोर्ट पहुंचा। राज्यपाल ने कहा कि हमारे खिलाफ एफआईआर कैसे हो सकता है पद पर रहते हुए, हमें तो आर्टिकल 361 संविधान का संरक्षण देता है। और हाई कोर्ट ने एफआईआर क्वैश कर दिया। किस आधार पर? कि राज्यपाल के पद पर जब तक हैं तब तक कोई आपराधिक मुकदमा न तो चल सकता है और न ही दायर किया जा सकता है। तो भाजपा ने बचा लिया, आपका राज्यपाल के पद से हटाया ही नहीं, अंत में मर गए और मरने के साथ ही मुकदमा क्या हुआ, समाप्त। कल्याण सिंह का देखिए भाई उदाहरण, बाबरी विध्वंस मामले में आपका सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस चलेगा, जबकि एफआर लगा दिया गया था। तत्पश्चात आपका सीबीआई ने केस चलाया। उस समय कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल थे, तो हुआ कि इनके खिलाफ क्या किया जाए, तो फिर वहीं आड़े आ गया कौन सा आर्टिकल 361। ये तो राज्यपाल हैं और इनको प्रोटेक्ट किया गया है, तो हुआ कि इनके खिलाफ कार्यवाही रोकी जा रही है। और जब ये राज्यपाल के पद से हटेंगे तो फिर कार्यवाही इनके खिलाफ शुरू होगी। तो ये जब राज्यपाल के पद से हटे कल्याण सिंह, फिर कार्यवाही इनके खिलाफ शुरू हुई, तो अलग बात है कि सबको बाइज्जत बरी कर दिया गया। जिन आपका जो बोतल में बंद था और सबको परेशान किया था, उड़कर भाग गया। यानी कि और इसमें देखिए थोड़ा बहुत आपका माने निष्पक्षता होनी चाहिए न्यायालय में। वह निष्पक्षता ये है कि जिस जज ने ये फैसला सुनाया, अब उस जज को स्वतः सरकार में रिटायरमेंट के बाद कोई पद स्वीकार नहीं करना चाहिए। और वह राज्य सरकार ने, अभी आया तो था कि राज्य सरकार ने उसको कौन पद दिया है भाई, देखिए आपका क्या मानवा नहीं कुछ बनाया है राज्य सरकार ने। अब सूचना आयुक्त बनाया है कि नहीं, ये बनाया लोकायुक्त, यानी कि भ्रष्टाचार की जांच करेंगे, करप्शन की। तो यूपी का लोकायुक्त बना दिया गया। इससे एक साजिश की बू भी आती है कि हो सकता है जज साहब पहले से मिले हों और आपका कहें हो कि ये फैसला दे देंगे और रिटायरमेंट के बाद हम मलाई खाते रहेंगे,
यानी कि हमें पद पर क्या करिएगा, कोई बैठा दीजिए। यहीं गोगोई साहब ने किया। उनको भी नैतिकता का पालन करना चाहिए। जब आप राम मंदिर के मामले में फैसला दिए, पूरा देश मैंने आपका ठीक है भैया फैसला दिए, तो उसके बाद आपको कह सकते हैं कि राज्यसभा की सांसद ही नहीं ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि उससे एक साजिश की मैंने हल्का सा बू भी आ सकती हैं। आपका जो न्याय हुआ, लोग भ्रम में आ जाएंगे कि कहीं पीएम ने फोन तो नहीं कर दिया था कि फैसला दे दो और हम तुम्हें कुछ न कुछ भविष्य में क्या करेंगे, लाभ पहुंचाएंगे। तो ये होना नहीं चाहिए। हाँ, क्या? नहीं तो 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति, जो कला साहित्य विधि इत्यादि से हो, उसी में बना दिया गया और क्या। 12, अरे वो हो जाएगा उसी में। जब खेल में आ गया, अच्छा सचिन तेंदुलकर को बुला दिया बना दिया गया, तो इनको ही बना दिया गया। जाकर भाई किसी सचिन तेंदुलकर पर भी आपत्ति लोग किए थे, सुप्रीम कोर्ट तो गए लेकिन कोई सुना नहीं। तो राष्ट्रपति 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है आपका राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में। आगे देखिए भाई, यानी कि कुल मिलाकर ये बताया गया कि इन दोनों लोगों को क्रिमिनल मामलों में क्या है, आपका बचाव है। अब एक लाइन और, यदि भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए या राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए किसी का मर्डर भी कर दे, तो जब तक वह अपने पद पर हैं कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपका पद पर रहते हुए न तो मुकदमा दायर होगा, और अगर पहले से चल रहा है तो चलाया नहीं जाएगा। ये आपका, लेकिन इनको सिविल मामलों में प्रोटेक्शन नहीं है। यही टेक्निकल क्वेश्चन आपको समझना है। अगर ये कोई सिविल आपका कांड किए हों, सिविल रांग किए हों, और उसमें कोई मुकदमा करना चाहता है, तब इनको बचाव नहीं है। बस ये है कि 60 दिन पूर्व राष्ट्रपति या राज्यपाल को सूचना दे दे, इन्फॉर्म नोटिस दे दे कि हम आपके खिलाफ सिविल सूट ला रहे हैं। और लास्ट में कम से कम एक उदाहरण बताया जाए। शुरुआत कल से की जाएगी भाई, थोड़ा मैंने इतना पसीना गिर गया कि शरीर थोड़ा सुस्त भी पड़ गया है। भाई लगातार एक सवा घंटा बिना अब लाइट के चला गया, और लगातार पसीना भी गिर रहा था, वो तो कहे कि चल गया। तो देखिए लास्ट में एक उदाहरण अच्छे से, तब और डिटेल में कल हम स्पीड थोड़ा बढ़ाएंगे कल से। मान लीजिए ए एक व्यक्ति है और यह बी से 5,000 रुपया उधार लिया है। ध्यान में रखिएगा, ए व्यक्तिगत हैसियत में, यानी कि सरकार की हैसियत में नहीं, किस हैसियत में लिया है, पर्सनल या व्यक्तिगत। ए इसी बीच राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और क्या बन बैठा, राष्ट्रपति। अभी बी का पैसा वापस नहीं हुआ, तो क्या बी ए के खिलाफ मुकदमा करके और अपना 5,000 वसूलने के लिए सिविल सूट यानी कि दीवानी वाद ला सकता है कि नहीं ला सकता है, भले राष्ट्रपति पद पर हो। क्योंकि अगर राष्ट्रपति ने व्यक्तिगत हैसियत में, पर्सनल स्टेटस में कोई सिविल रांग किया है, तो उस मामले में राष्ट्रपति को कोई बचाव नहीं है। बस एक काम करना पड़ेगा इसे, कि आपका बी द्वारा ए को यानी कि राष्ट्रपति महोदय को एक सूचना भेजनी पड़ेगी, नोटिस भेजनी पड़ेगी। और कितने दिन पहले सूचना, 60 दिन, कि आप हमारा पैसा लिए हैं, इस समय लिए थे, इतने परसेंट ब्याज पर लिए थे, ये पैसा लौटा दीजिए, और अपना पूरा नाम पता भेज दे, और कब आप पैसा लिए लिख कर पढ़ कर भेज दे। और सूचना भेजने के कितने दिन तक इंतजार करे कि राष्ट्रपति दे देंगे, 60 दिन। और 60 दिन के अंदर राष्ट्रपति अगर वापस नहीं करते, तो भी राष्ट्रपति के खिलाफ सिविल सूट फाइल करके और अपना 5,000 रुपया वसूल सकता है। कि इस मामले में आपका प्रोटेक्शन राष्ट्रपति और राज्यपाल को नहीं है। तो जहाँ जहाँ पाल लगा रहता है थोड़ा खतरनाक होता है। जैसे राज्यपाल हो गया, वहाँ भी लास्ट में पाल है।
महिपाल हो गया यानी कि राजा। राजा मतलब सम्राट। सम्राट जो आदेश दे देते थे उसका क्या होता था? पालन। और एक पाल लगा है लेखपाल। अगर लिख दे कि चना नहीं सरसों बोया गया था तो डीएम को पावर नहीं है कि उसमें चना बोवा दे सरसों ही आपका अगर लिख दे कि यहाँ बारिश नहीं हुई तो डीएम साहब बारिश नहीं करा देंगे कागज में। और लिख दे कि यहाँ बारिश हुई तो आपका डीएम साहब सूखा घोषित नहीं देखिए लास्ट में एक उदाहरण और देखा जाए। आप सुनते होंगे कि सूखा पड़ा और 2 रुपया 5 रुपया 100 रुपया मुआवजा मिला। भाई पेपर में निकलता है तो आखिर कैसे? तो लेखपाल का ही कारनामा रहता है। सूखा पड़ा 100 बीघा में तो दिखा देगा कि 90 बीघा लबालब था पानी और 10 बीघा सूखा पड़ा। तो 90 बीघा में तो पानी लेखपाल साहब डलवा दिए जबकि एक मुँह पानी नहीं। और 10 बीघा में पानी तो मुआवजा कम ही हो गया। इसीलिए लेखपाल साहब क्या करते हैं? खूब कमाते भी हैं। इधर का उधर और उधर का उधर। देख सकते हैं भाई इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता कोई तीन लोगों का। तो राज्यपाल हैं किस अनुच्छेद में प्रोटेक्शन है? 361। तो आपका 361 को कल आपका केस सहित और बेयर एक्ट सहित बताया जाएगा। भाई कल आपका 361 से शुरू भी किया जाएगा आगे भी हम छेद बढ़ जाएंगे। जो भी पढ़ाया जाएगा तत्काल भाई लिखवा दिया जाएगा ताकि आपका। तो आज भाई क्लास आप अब हो रहा है आपका कल चलेगा क्लास। वहीं कल समय थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ाया जाएगा ताकि कोर्स धीरे धीरे 1-2 दिन हो गया है तो आपका धीरे धीरे गति पकड़े।